कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 3 इतिहास का दिल्ली सल्तनत की स्थापना के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ है। पहले थोड़ा बहुत पाठ के बारे में जान लेते हैं। तो यह है आपका पाठ 3, आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई है। सन 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक की इसकी। तो पिछले पाठ में क्या करा था आपने जाना कि 650 ईस्वी में और 1200 ईस्वी के बीच भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन सन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था, इसी कारण उनके राज्य को सल्तनत कहा गया। इसमें 5 वंश हुए। नंबर 1 है गुलाम वंश, नंबर 2 तुगलक वंश, नंबर 3 जो है खिलजी वंश है, और नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोधी वंश। अब हम इस पाठ में गुलाम वंश के बारे में पढ़ें। चलो देखते हैं आगे क्या कुछ है। ये आपका वो दिखाया हुआ ये क्या चीज है। ये आपका गोर है, गजनी है, ये पंजाब, मुल्तान, तराई, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, और ये चित्तौड़ है, चालुक्य राज्य है, गुजरात है, मालवा है और चंदेल है। कलचुरी राज्य ये यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पर सेन राज्य। चलिए मोहम्मद गोरी के बारे में जान लेते हैं क्या है। उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए हुए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्यों में से एक था गोर, जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी। वह भी कई तुर्की सुल्तानों से लड़ा, लेकिन ख्वारिज्म यानी पूर्वी ईरान का एक राज्य के शाह से वह नहीं जीत पाया। इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके आसपास भारत की ओर बढ़ने के अलावा, यानी उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र में मुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफी संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन गुजरात के राजा मूल राज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। गुजरात में हारकर गोरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गोरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गोरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि राय पिथौरा, उसमें क्या है, उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गौरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, अतः उसने भी गुजरात पर हमला किया। लेकिन गौरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गए। फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा, मगर असफल रहे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास भी एक ही उपाय था कि वह पंजाब की ओर बढ़े। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों ही वही चाहते थे राज्य करना। अब तराई का युद्ध इन्हीं के बीच चला था। देखो क्या है, सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नामक की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इसमें गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया और मुश्किल से बचकर निकल पाया। वापस लौटकर गौरी ने एक और युद्ध की तैयारी शुरू की। अगले साल सन 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गौरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उनके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे, जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे।
जब गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हथियारों पर वार किया तो हाथी यानी हाथियों पर जब वार किया तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी सेना में तबाही मचाने लगे। अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासक स्थापित हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने तुर्क सेनापतियों ने तेजी से पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया। तुर्कों की सफलता के कुछ कारण थे। क्या कारण थे? तुर्की लोग इतनी तेजी से कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए या राजपूत राजा उनसे क्यों हारे? इन सवालों के बारे में इतिहासकार काफी सोच विचार करते हैं और अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजाओं का पारस्परिक मतभेद भी एक प्रमुख कारण था। इसमें राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण। कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे, अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे। गुलाम से सुल्तान देखते हैं जरा क्या हुआ। ये तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे, वहां की शासन व्यवस्था देख रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति भी होते थे? उन दिनों तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों में यह एक आम बात थी। कुछ व्यापारी युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर के सुल्तानों के बीच बेच देते थे। इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। इसके बदले उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बने। दिल्ली में मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासन का काम देख रहा था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था। इल्तुतमिश के सामने भी दो बड़ी समस्याएं थी। पहली, अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरी, पराजित राजपूत परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे और मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर के पुराने राजाओं के वंश के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे। वे गांव के किसानों में लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत कमजोर होने लगी थी। सुल्तानों के आदेशों का पालन केवल कुछ शहरों में ही होता था। ये कुतुब मीनार है बच्चों। कुतुब मीनार में आपको बताया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो यानी शुरुआत जो है ऐबक ने की थी और जिसे उसके बाद दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करके दिया था। इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक ठाक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। वे सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उनकी सेवा करते रहे। उनमें से कई को इक्तदार बनाया गया था। इक्तदारों का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहां का प्रशासन संभालना, विद्रोह को दबाना और गांवों से लगान वसूलना। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे। इन इक्तदारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला होता रहता था। पिता के बाद पुत्र को इसका इक्ता या पद विरासत में नहीं मिलता था। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी। गद्दी पर बैठने के बाद वह
पुरुषों के समान चोगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज भी संभालती थी। रजिया ने अपने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मनवाने को गद्दी पर बैठना चाहते थे, जिससे वे अपने इशारों पर नचा सके। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया, तो तुर्क सरदारों ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करते ही रजिया सुल्तान की कहानी समाप्त होती। अब आगे बलबन साहब। रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। तुर्क सरदार यानी अमीर इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे और वे सुल्तान के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे। वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे और सुल्तान को धमकी देते रहते थे। बलबन के सामने इन सरदारों को दबाने की सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी। धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट करके और उनके सरदारों को राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करते थे। उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया। वह कहता था, ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका प्रतिनिधि है। उसने लोगों को सुल्तान के सामने सिद्धा यानी सूर्य झुकाना और पायबोस यानी राजा के पैर को चूमना करना अनिवार्य कर दिया था। तुर्क सरदार बलबन की ताकत और कठोरता से इतने भयभीत थे कि उन्हें उनका आदेश मानना पड़ा। बलबन की मृत्यु के बाद कैक्यूबाद शासक बना, परंतु 3 वर्ष के बाद ही उसके वंश का भी अंत हो गया। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की। उनके शासनकाल में मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक चंगेज खां एवं अन्य मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाबला किया तथा दिल्ली के शासन को मजबूत किया। उस समय संपूर्ण मध्य एवं पश्चिम एशिया में मंगोली का आक्रमण हो रहा था, परंतु मंगोल दिल्ली के सुल्तानों को पराजित नहीं कर पाए और इस काल में भारत मंगोल आक्रमण से बच गया। भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से ईरान, इराक, तुर्किस्तान, खुरासान आदि देशों में लोग यहां आकर बसने लगे। यहां से लोग आकर के बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास की कई पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें हर शासक के समय में क्या क्या बातें घटित हुई उनके विवरण हमें मिलते हैं। ये तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज व धर्म तो लाए ही, साथ ही अपने हुनर, पहनावा, पकवान आदि भी लेकर आए थे। इनके बारे में हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ और निचोड़ है इसका थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत 1200 बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का शक्तिशाली राज्य बना और यह साम्राज्य धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी गौर राज्य का सुल्तान, पृथ्वीराज दिल्ली भर गए, चौहान राजपूत राज्य, तराई युद्ध सन 1191 में गौरी और पृथ्वीराज के मध्य तिराइन में हुआ। गुलाम व्यापारी द्वारा खरीदे गए बेकार स्त्री पुरुष। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम शासक था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी व दिल्ली की प्रथम महिला शासक। बलबन रजिया के बाद दिल्ली पर सत्तारूढ़ गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिलजी थे। कुतुब मीनार के निर्माण में शुरुआत ऐबक ने की, जिसे उसके बाद दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ये इसका एक सारांश है। अब आगे चलते हैं। ये कुछ दिया हुआ है हमारा खंड क और खंड ख। देखिए क्या है इसके बारे में दिया हुआ है। खंड क में दिए गए शासकों के नाम के सामने खंड ख में उससे संबंधित स्थानों के नाम लिखने। तो पृथ्वीराज चौहान है, इसके सामने ये दिल्ली व अजमेर का ही राजा था, लिखना है आपको। नंबर 2 में है मोहम्मद गौरी, ये तुर्किस्तान का था।
नंबर 3 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली का था। और नंबर 4 है राजा भीम, ये गुजरात का था। और चंगेज कहाँ है? नंबर 5। नंबर 5 ये मध्य एशिया का था। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए सुल्तानों के नाम उनके शासनकाल क्रमानुसार लिखकर उनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो पहले कौन है? मोहम्मद गौरी है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, फिर रजिया है, फिर बलबन है और कैकूबाद। तो पहले देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी गौर राज्य का सुल्तान था। वह भी कई तुर्की सुल्तानों से बड़ा लड़ा, लेकिन स्वरिज में पूर्वी ईरान का एक सदस्य राज्य के साथ से वह जीत न पाया। इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके आसपास भारत की ओर बढ़ने के अलावा कोई और उपाय न था। उसने मुल्तान गुजरात प्रांत पर फतह हासिल कर पूरे पंजाब पर अधिकार किया। उसने क्या करा? तराइन युद्ध में जीत कर दिल्ली पर भी कब्जा किया। दूसरा नंबर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था और प्रशासन का काम देखता था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार का जो कार्य है वो पूर्ण कराया। इल्तुतमिश के सामने दो प्रमुख समस्या थी। पहला, अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरा, पराजित राजपूतों परिवारों का व्यवहार। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए। ये सब सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उनकी सेवा करते थे। उनमें से कई को अब्तादार बनाया गया, जो बाद में गुलाम वंश का अंत करने में लग गए। नंबर 4 आता है रजिया का। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी। गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोगा और टोपी पहनती थी। वह योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मनाने वाले को गद्दी में बैठाना चाहते थे। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि रजिया भले स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद वह कुछ खास नहीं कर पाई। उसने वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया। तो तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया और उसकी हत्या की। बलबन की बात कर लें। रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली गुलाम सुल्तान बलबन था। वह इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का एक सदस्य था। तुर्क सरदार इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे। वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे और उसे धमकी देते थे। बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी। उसने दृढ़तापूर्वक उनकी शक्ति नष्ट कर दी और सरदारों को राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की। वह सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया। उसने लोगों को सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पायबोस यानी राजा के पैर चूमना करना अनिवार्य कर दिया। तुर्क सरदार बलबन की ताकत और कठोरता से इतने भयभीत हुए थे कि उन्हें उनका आदेश मानना था। कैकूबाद देखो कौन है। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद दिल्ली का शासक बना। वह अयोग्य और विलासी शासक था, इसलिए मात्र 3 वर्ष बाद ही उसके राज्य का अंत हो गया। इसके साथ ही गुलाम वंश का भी शासन समाप्त हो गया। प्रश्न है अगला, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कौन कौन है? नंबर 1 है इक्तादार, नंबर 2 गुलाम है और नंबर 3 सरदार। चलो देखते हैं इक्तादार क्या चीज है। तो इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए, जिन्हें इक्तादार कहा जाता था। इक्तादारों का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहां का प्रशासन संभालना, विद्रोह को दबाना और गांवों से लगान वसूल करना। इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन व प्रशासन के लिए खर्च के लिए रखते थे। इन इक्तादारों का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला होते रहता था।
पिता के बाद पुत्र को इसका अक्ता या पद विरासत में नहीं मिलता था। गुलाम देखिए क्या है, कुछ व्यापारी रूपों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर गुलाम को बेच देते थे। इन्हें सुल्तान को बेच देते थे। इन्हें गुलाम कहा जाता था। इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। इसके बदले में उन्हें वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बने। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम शासक बना। सरदार की भी बात कर लीजिए। उस समय के अमीर व संपन्न वर्गों के मुखिया को सरदार कहा जाता था। प्रशासन को सुव्यवस्थित चलाने के में इनका विशेष योगदान रहता था। शासक वर्ग इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। सरदारों के विरोध के परिणाम स्वरूप ही दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया योग्य होने के बावजूद षड्यंत्र का शिकार हुई। उसकी हत्या कर दी गई और तुर्क सरदार बलबन शासक बन गए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना है। नंबर 1 है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करना है तो सन 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नामक की जगह पर एक युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। इस युद्ध में गौरी बुरी तरह घायल हुआ और मुश्किल से बचकर निकल पाया। वापस लौटकर गौरी ने एक और कड़ी युद्ध की तैयारी की और अगले साल 1192 में फिर से तराइन के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। उसे बंदी बना लिया गया और इस हार में सबसे बड़ा कारण जो था वो जयचंद की गद्दारी को माना जाता है। तुर्की सेना और राजपूतों की सेना में क्या क्या अंतर था, ये देखिए। पृथ्वीराज राजपूतों की सेना बहुत बड़ी थी। उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गौरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते। तुर्क सुल्तानों के सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी, तो तुर्क सुल्तानों के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहला, अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरा, पराजित राज परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के सबसे बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे और मनमानी करना चाहते थे। इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर पुराने राजवंशों के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे। वे गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, राजकोष में जमा नहीं करते थे। वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे। इस प्रकार सल्तनत कमजोर होने लगा था। सुल्तान के आदेशों का पालन केवल कुछ शहर में ही होने लगा था। तुर्क सरदार रजिया को क्यों हटाना चाहते थे, देखिए क्या है। गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उसकी योग्य पुत्री रजिया के शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने क्या करी, बागडोर संभाली। अमीर तुर्कों एवं सरदारों ने महिला के अधीन कार्य करना अपना अपमान समझा। वे रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह करने लगे। दूसरी बात यह है कि रजिया अपने सेनापति याकूब पर बड़ी दयालु थी। सन 1240 में वह राम शाह ने रजिया की हत्या कर दी। तुर्कों की सफलता के कारण क्या थे, देखते हैं क्या। तुर्कों के पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों पर कूद पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे, अर्थात उनमें युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजाओं के पारस्परिक मतभेद का भी एक प्रमुख कारण था, जिसमें राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर के वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है दौलताबाद, देवगिरी, रामेश्वरम, सजिदा, हुलिया, तुगलकाबाद और कलचुगी। चलिए देखते हैं। पहला है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के पूर्व देवगिरी पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ देवगिरी आएगा, देवगिरी।
देवगिरी पर आक्रमण किया था। नंबर 2 है गयासुद्दीन तुगलक ने नगर की स्थापना की है। तो तुगलकाबाद अपने नाम पर ही कितनी बच्चे, यह है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। चलिए आगे देखिए नंबर 3 में क्या, सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की प्रथा शुरू की। तो कौन से सैनिक थे, हुलिया थे, ध्यान रखना बच्चों, हुलिया। इसके बाद नंबर 4 में चलते हैं, दिल्ली में तुर्क सुल्तानों के शासन के समय छत्तीसगढ़ में वंश का शासन था। किसका था, कलचुरी का था। किसका था, कलचुरी। कलचुरी वंश का शासन था। अगला नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने को नई राजधानी बताया। किसको बनाया था, दौलताबाद को बनाया। दौलताबाद, जहां दौलत इकट्ठी करी गई। कैकूबाद के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो कैकूबाद के बाद दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बना। तारीख ए फिरोजी शाह के लेखक कौन है, तो तारीख ए फिरोजी शाह के लेखक बर्नी। बर्नी का नाम याद कर लेना बच्चों, बहुत फेमस है इसका नाम। अगला है, सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक को चांदी की जगह किस धातु के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह कांसे के सिक्के चलाए। अलाउद्दीन के शासनकाल में किसानों को कितना लगान देना पड़ता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में किसानों को उपज का आधा भाग लगान में देना पड़ता था। अलाउद्दीन ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। अलाउद्दीन ने सभी सामानों की कीमत तय करके ऐलान कर दिया कि जो भी व्यापारी उससे अधिक कीमत लेगा, सही वजन से कम तोलेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सभी वस्तुओं के बाजार को नियत स्थान पर रखा ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का वर्णन करें। तो ये उत्तर है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं प्रसिद्ध हैं। पहला, दक्षिण में दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना, और दूसरा, चांदी के सिक्कों की जगह तांबा मिश्रित कांसे के सिक्के चलाना। मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद के में नाम का शहर सल्तनत की राजधानी बनेगी। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान आदि दौलताबाद में निवास करें, और जो लोग नहीं माने उन्हें कठोर दंड दिया गया। कई लोग रास्ते में ही मर गए। अब शासन के 2 केंद्र बन गए, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के सिक्के चलाना। उन दिनों पूरी दुनिया में चांदी कम हो रही थी और चांदी की कीमत बढ़ रही थी। कई लोगों ने बहुत सारे जाली कांसों के सिक्के ढलवा दिए और बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लगी। इस कारण पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्कों को वापस ले लिया और लोगों को कांसे के बदले चांदी के सिक्के दिए गए, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था में क्या सुधार किया। अलाउद्दीन ने तय किया कि शासन अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देगा, यानी कौन, किसान जो है, किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में। अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित छोटे छोटे करों को हटाकर केवल भूमि पर ही चराई कर लेने का निश्चय किया, जिससे किसानों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। अलाउद्दीन के समय से पहले के राजा और मुखिया ही किसान के लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान वसूल करने लगे। इससे किसानों को राजा व मुखिया के द्वारा मनमाना कर वसूल किए जाने में मुक्ति मिल गई तथा अलाउद्दीन इस किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया, यानी अलाउद्दीन व किसानों के बीच सीधा संबंध भी स्थापित किया। सन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ व मालवा पर विजय प्राप्त। अलाउद्दीन ने बाजार मूल्य नियंत्रित प्रणाली को लागू किया।
सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुलिया प्रथा को प्रारंभ किया और सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को बनाया और अलाउद्दीन के अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए शराब पीना, शादी विवाह में खुलकर उत्सव मनाना तथा बड़ी दावत आदि पर रोक लगा। इसी के साथ बच्चे ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है कि पे पत्थर मारो, झाड़ू मारो, कुछ भी मारो, लेकिन इतना मारो कि ये एम में बदल जाए बेचारा। चलिए मेरे वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट्स भी करिए कैसा वीडियो आपको लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। और अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते कम से कम कॉपी शेयर कर दीजिए जिससे आप लोग अपना नोट्स बना सकें, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।